बारिश आई, सड़क पर पानी भर गया और आप सोच रहे हैं कि बस जूते ही गीले होंगे। लेकिन इसी फ्लड वाटर में एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है जो शरीर में एंटर करके किडनी, लिवर, लंग्स और ब्रेन तक को प्रभावित कर सकता है। और इस डिसीज का नाम है लेप्टोस्पायरोसिस, जिसे कई बार रैट फीवर भी कहा जाता है। और सवाल ये है कि केरला जैसे हाई हेल्थ इंडिकेटर स्टेट में लेप्टोस्पायरोसिस का बर्डन बार बार इतना अधिक क्यों दिखाई देता है। आज इसे डिजीज के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, सैनिटेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वन हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल जोनोटिक डिजीज है, यानी इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन तक पहुंच सकता है। इसे लेप्टोस्पायरा जीनस के बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अब यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रैट फीवर मतलब डिजीज केवल रैट से आती है। ऐसा है नहीं। रोडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स हैं, लेकिन कैटल, डॉग्स, पिग्स और दूसरे मैमल्स भी बैक्टीरिया को कैरी कर सकते हैं। अब इन्फेक्टेड एनिमल अपने यूरिन के थ्रू बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। और जब यूरिन से कंटेमिनेटेड सॉइल या फिर वाटर हमारे कटे हुए स्किन, एब्रेजन्स या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मॉनसून और फ्लडिंग के दौरान इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब केरला में रिस्क इतना ज़्यादा क्यों है, तो ये जानना भी जरूरी है। पहला फैक्टर है हैवी मॉनसून रेनफॉल। केरला में इंटेंस रेनफॉल और लोकल फ्लडिंग के कारण कंटेमिनेटेड वाटर के साथ साथ ह्यूमन कांटेक्ट बढ़ सकता है। और दूसरा फैक्टर है वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज। अगर किसी जगह स्टेगनेंट वाटर मौजूद है और उसमें इन्फेक्टेड एनिमल का यूरिन कंटेमिनेट हो जाए तो एक्सपोजर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। पैडी फार्मर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, सीवेज वर्कर्स, वेस्ट हैंडलर्स और फ्लड क्लीनिंग में लगे लोगों की कंटेमिनेटेड वाटर या फिर मड से अधिक कांटेक्ट हो सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोडेंट ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। यही हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी कंसेप्ट की तरफ ले जाता है और उसे कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। ह्यूमन हेल्थ को एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब इन्फेक्शन शरीर में कैसे पहुंचता है, तो ये भी जान लो। मान लीजिए किसी रोडेंट ने यूरिन किया और उस यूरिन में पैथोजेनिक लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया मौजूद है। वारिस हुई और बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड मड या फिर वाटर जो है वो मिल गए। अब कोई व्यक्ति बेयरफुट या नंगे पैर है तो उस पानी में गया और उसके पैर में छोटा सा यदि कट है या एब्रेजन है तो बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया। इसलिए याद रखिए, रैट्स यूरिन और यूरिन से फिर जो फर्दर वाटर या सॉइल कंटेमिनेट होगी और उससे ह्यूमन को एक्सपोजर मिलेगा और एक्सपोजर मिलेगा तो इन्फेक्शन के थ्रू जो है वो या कट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन सामान्यतः ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ रैट को टच करने से ही डिजीज हो जाएगी। मेजर कंसर्न है इन्फेक्टेड यूरिन और उससे कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट। अब इसके सिम्टम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि शुरुआती सिम्टम्स जो है वो कई दूसरी फेब्राइल इलनेसेस जैसे लग सकते हैं। पेशेंट में हो सकता है हाई फीवर, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, नौसिया और रेड आइज। और विशेष रूप से सिवियर मसल पेन एक क्लू हो सकता है। और लेकिन सिवियर डिजीज में कंडीशन सीरियस हो सकती हैं। और जॉन्डिस, किडनी इंजरी, ब्लीडिंग, मेनिंजाइटिस और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। और सिवियर लेप्टोस्पायरोसिस विद जॉन्डिस और रीनल इन्वॉल्वमेंट को हिस्टोरिकली वेल्स डिसीज भी कहा जाता है। इसलिए फ्लड एक्सपोजर के बाद फीवर को कैजुअली इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसेंशियली हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस में एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होते हैं और मॉलिकुलर मेथड्स दोनों की भूमिका बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। मैट यानी माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिशन टेस्ट अब लेप्टोस्पायरोसिस डायग्नोसिस का एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस टेक्निक है। आईजीएम एलाइजा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स डिटेक्ट करने में यूजफुल हो सकता है। और पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। और पर्टिकुलरली डिजीज के अप्रोप्रिएट स्टेज में तो इसको डिटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ लेबोरेटरी तक ही लिमिटेड नहीं है। इमेजिन कीजिए कि रेनफॉल डाटा, फ्लडिंग पैटर्न, रोडेंट सर्विलियंस और प्रीवियस डिजीज केसेस को जीआईएस मैपिंग के साथ इंटीग्रेट किया जाए। हम हाई रिस्क हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पब्लिक हेल्थ टीम्स टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकती हैं। यानी फ्यूचर अप्रोच हो सकती है डिजीज सर्विलियंस, जीआईएस, क्लाइमेट डाटा और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स।
ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसलिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डिपेंडिंग ऑन डिजीज सेवेरिटी और क्लिनिकल असेसमेंट, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्सीसाइक्लाइन और पेनिसिलिन क्लास ट्रीटमेंट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। और सीवियर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन, हाइड्रेशन और किडनी या फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो फ्लड या फिर पोटेंशियली कंटेमिनेटेड वाटर में जाना जरूरी हो तो प्रोटेक्टिव फुटवियर और ग्लव्स यूज़ करें और ओपन कट्स को कवर करके रखें। ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करें। रोडेंट कंट्रोल जरूरी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मेंटेन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक्सपोजर के बाद फीवर डेवलप हो तो अर्ली मेडिकल कंसल्टेशन जरूर करें। अब सबसे वल्नरेबल कौन है ये भी जानना जरूरी है। यूपीएससी में डिजीज को केवल पैथोजन के रूप में ही नहीं बल्कि सोशल वल्नरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। सबसे अधिक जो एक्सपोज ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं फार्मर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, सीवर वर्कर्स, वेस्ट कलेक्टर्स, एनिमल हैंडलर्स, फ्लड रिस्पॉन्स पर्सनल और ऐसे कम्युनिटीज जिन्होंने बार बार वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ता है। इसलिए लेप्टोस्पायरोसिस केवल मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अर्बन गवर्नेंस, सैनिटेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज का क्या कनेक्शन है? अब एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है, क्या क्लाइमेट चेंज लेप्टोस्पायरोसिस जैसी डिजीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लडिंग कंटेमिनेटेड वाटर के साथ ह्यूमन एक्सपोजर के अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर आउटब्रेक को सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ देना ही साइंटिफिकली सही नहीं होगा। डिजीज बर्डन मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेनफॉल, सैनिटेशन, एनिमल रिजर्वॉयर्स, ह्यूमन बिहेवियर, सर्वेलियंस और हेल्थ केयर एक्सेस। इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो लेप्टोस्पायरोसिस पर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखकर ही मत रुकिए। आंसर को 4 डायमेंशन में डिवाइड कर दीजिए, एक पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट, वन हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्ली डायग्नोसिस, सर्विलेंस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और एनवायरनमेंट में फ्लडिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट। और वन हेल्थ, ह्यूमन, एनिमल्स और एनवायरनमेंट की इंटीग्रेटेड सर्विलेंस। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से पीसीआर, रैपिड डायग्नोस्टिक्स, जीआईएस मैपिंग, क्लाइमेट लिंकेज और अर्ली वार्निंग सिस्टम और डेटा ड्रिवन हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन। इसे एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग और एसडीजी 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से भी कनेक्ट कर दिया जाना चाहिए। तो केरला का लेप्टोस्पायरोसिस बर्डन हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। डिजीज प्रिवेंशन हॉस्पिटल के अंदर शुरू नहीं होती, कई बार वह ड्रेनेज सिस्टम, क्लीन एनवायरनमेंट, एनिमल सर्विलियंस और कम्युनिटी अवेयरनेस से भी स्टार्ट होती है। और एक छोटा बैक्टीरिया हमें वन हेल्थ का बड़ा प्रिंसिपल समझा देता है। और हेल्दी ह्यूमंस नीड हेल्दी एनिमल्स एंड ए हेल्दी एनवायरनमेंट। और ऐसे ही करंट अफेयर्स को साइंस, एनवायरनमेंट और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आसान तरीके से समझने के लिए काशिफ एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्री इन्फोग्राफिक और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। याद रखिए, फ्लड वाटर सिर्फ पानी ही नहीं हो सकता, अवेयरनेस और अर्ली एक्शन ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है।